यकीनन मिस्टर पांडे के बंगले के बाहर सीक्रेट सर्विस के आदमियों की तादाद में इजाफा हो गया होगा। तुम कल वहां पहुंचे तो खुफिया पुलिस वालों को तुम पर शक पड़ सकता है। वो लोग पहले ही तुम्हारी नत्लो हरकत की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम 2-3 दिन के बाद जाओ। करीम का मशवरा सही था। मैंने उससे शहर की फजा के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, शहर में तो कयामत का समा है। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जहाजों ने बमबारी की है। लोग द्वारका छोड़कर अहमदाबाद की तरफ भाग रहे हैं। कुछ देर बातें करने के बाद करीम भाई चला गया। मैंने 3 दिन चट्टानों की हाइड आउट में गुजारे। करीम भाई दिन में किसी वक्त आकर मुझे खाने पीने को दे जाता। चौथे रोज वो आया और कहने लगा, अब तुम अहमदाबाद रवाना हो जाओ, मैं कल अहमदाबाद पहुंचूंगा। वहां पहुंचकर मुझे मेरे खुफिया नंबर पर भी हरगिज फोन न करना। रेलवे लाइन वाले खुफिया क्वार्टर की तरफ भी मत जाना, मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। हाँ, अगर किसी किस्म के हंगामी हालात पैदा हो गए तो मेरे खुफिया नंबर पर डायल करके सिर्फ 3 बार हेलो बोल देना, तुम्हारा पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं उसी रोज द्वारका से अहमदाबाद की तरफ रवाना हो गया। च्युइंगम की शक्ल में 6 टाइम बम प्लास्टिक के लिफाफे में मेरी कमर के गिर्द बंधे हुए थे। मैं साजुओं वाले लंबे गेरुए कुर्ते और उसी रंग के खद्दर की धोती में मलबूस था। फर्क सिर्फ इतना पड़ गया था कि मेरे बाल पहले की तरह लंबे नहीं थे, क्योंकि मैंने कैप्टन हरिनाथ का रूप धारने से पहले फौजियों की तरह बाल कटवा लिए थे। इसका इलाज मैंने ये किया कि सर पर भी गेरुए रंग का रुमाल बांध लिया। 3 दिन बाद भी द्वारका शहर में खौफ व हिरास की फजा थी। रेलवे स्टेशन खाली खाली था। मैं दोपहर के 3 बजे अहमदाबाद पहुंचा। स्टेशन पर अंग्रेजी और गुजराती के अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाली। द्वारका फोर्ट की तबाही पर हर अखबार ने पुलिस और सिक्योरिटी के निज़ाम पर सख्त तनकीद की थी। कले की तबाही की तस्वीरें छपी हुई थीं। मैंने टैक्सी पकड़ी और रॉ के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ गोकुलदास पांडे के बंगले पर आ गया। खुफिया सर्विस वाले तो वहां पहले ही इधर उधर मौजूद थे, लेकिन अब बंगले के गेट पर एक संतरी भी पहरे पर खड़ा था। मैं अंदर जाने लगा तो उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे किससे मिलना है। मैंने साधुओं की तरह हाथ उठाकर कहा, हरिओम बच्चा, तुम जहाँ नए आए हो, अंदर जाकर खबर करो कि गुरुदेव सोमनाथ की यात्रा से वापस आ गए हैं। इस दौरान मिस्टर पांडे की इकलौती हसीन बेटी मीनाक्षी ऊपर वाली मंजिल के टेरेस पर आ गई थी। उसने मुझे देखा तो गार्ड से कहा, गुरुजी को आने दो। मैं बंगले में दाखिल हो गया। मीनाक्षी मेरे स्वागत को नीचे पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही बोली, गुरुजी बड़ी बिपतान पड़ी है। पिताजी को दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया गया है, जहाँ पुलिस का सख्त पहरा लगा है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, वो क्यों भला, ऐसी कौन सी बात हो गई? मैं मीनाक्षी के साथ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर वाली मंजिल में अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो कहने लगी, आपको नहीं पता, द्वारका में फौज का जो एमुनिशन डंप था, कश्मीरी कमांडोज ने उसे उड़ा दिया है। वहां तो कुछ भी नहीं बचा। प्राइम मिनिस्टर ने खुद पिताजी को नई दिल्ली तलब कर लिया है। मैं अपने कमरे में सोफे पर बैठ गया। मीनाक्षी मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे घुटनों को पकड़कर आंखों में आंसू भरकर बोली, गुरुदेव भगवान के लिए मेरे पिता को बचा लें, कहीं उन्हें सजा ना हो जाए। सारा इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है कि उनकी गफलत की वजह से कश्मीरी कमांडोज को द्वारका फोर्ट तबाह करने का मौका मिला। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर तसल्ली देते हुए कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम्हारे पिता का बाल भी बीका नहीं होगा। मीनाक्षी मेरे घुटनों पर सर रखकर सिसकियां भरने लगी। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर अपने पास सोफे पर बिठा लिया और उसके शानों पर हाथ फेरने लगा। जब तुम्हारे गुरुजी इस घर में हैं तो तुम लोगों पर कोई आफत नहीं आएगी। मैं आज रात ही शिव जी महाराज का चिल्ला करता हूँ। मीनाक्षी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। गुरुजी, सिर्फ आप ही हमारे घर को तबाही से बचा सकते हैं। मैंने मीनाक्षी को कहा, जाओ मेरे लिए अपने हाथों से कॉफी बना कर लाओ। मीनाक्षी कॉफी तैयार करने नीचे अपने कमरे में चली गई। मैंने टेलीफोन में जो माइक्रोफोन लगा हुआ था, वो द्वारका मिशन पर जाते हुए अपने सिगरेट लाइटर वाले रेडियो ट्रांसमीटर के साथ दोनों को वजन करने की मशीन के अंदर छुपा दिया था। वजन करने वाली मशीन मेरे बाथरूम के बाहर होती थी, मगर अब किसी ने उसे उठाकर गुस्ल खाने के अंदर रख दिया था। मैं उठकर गुस्ल खाने में गया, दरवाजा अंदर से बंद किया और वजन करने वाली मशीन को नीचे से खोलने लगा। मैंने ये देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि मेरा रेडियो ट्रांसमीटर और तमीज के बटन के साइज का माइक्रोफोन मशीन के अंदर ही मौजूद था। मैंने उसे वही रहने दिया। मशीन का ढकना लगाकर पेचकस दिए और मुंह धोकर बालों में कंघी फेरी, गेरुए रंग का रुमाल दोबारा सर पर बांधा और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ मीनाक्षी की आवाज आई, गुरुदेव, मैं आपके लिए कचौरियां बना रही हूँ, थोड़ी देर के लिए क्षमा कर दें। मैंने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं। दूसरी मंजिल वाले कमरे के टेरेस वाली शीशे की दीवार के पर्दे गिरे हुए थे। मैंने उठकर एक तरफ से जरा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। यहाँ से नीचे बंगले के गेट का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि गेट के सामने कुछ फासले पर जो दरख्तों का झुंड था, उसके नीचे लकड़ी के बेंच पर 2 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी उनके करीब खड़ा था। जो आदमी खड़ा था उसने एक निगाह बंगले की ऊपर वाली मंजिल की तरफ डाली, फिर अपने साथियों से कोई बात की और दरख्तों की दूसरी तरफ जो रास्ता बाहर सड़क की तरफ था, उस तरफ चला गया।
ये खुफिया पुलिस के आदमी थे जो अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस की तरफ से जहां तैनात किए गए थे, और उसकी मिस्टर पांडे को खबर हो चुकी थी। उसे यही कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी की खातिर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ इस बात की निगरानी हो रही थी कि मिस्टर पांडे के बंगले पर कौन कौन उससे मुलाकात करने आता है। मडघाट के स्टेशन पर हमने जो अस्तहे से भरी हुई फौजी ट्रेन उड़ाई थी, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी, और मैं जब बाहर कहीं जाता तो खुफिया सर्विस का एक आदमी बाकायदा मेरे पीछे लग जाता। अगरचे मिस्टर पांडे ने इन लोगों को बताया हुआ था कि ये हमारे गुरुजी हैं और दिल्ली से जहाँ जैन मंदिरों की यात्रा करने आए हैं, लेकिन खुफिया पुलिस वालों को मेरी यात्रा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बराबर मेरी नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए थे, और द्वारका फोर्ट की तबाही के बाद तो सीक्रेट सर्विस वालों की सरगर्मियां तेज हो जाना यकीनी था। मैंने भी नोट किया कि पहले दरख्तों के नीचे कोई बेंच नहीं होता था और आदमी भी एक ही था। अब वहां 3 आदमी आ गए थे, और एक आदमी मेरे कमरे पर गहरी निगाह डालने के बाद वहां से अभी अभी किसी जगह गया था। मुझे कुदरती तौर पर तशवीश जरूर हुई, लेकिन मैं अपने तौर पर मुतमईन था कि चूंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मुझ पर हाथ नहीं डाला जा सकेगा। लेकिन जहां मैंने थोड़ी सी गफलत का सबूत दिया, मुझे ये भी जहन में रखना चाहिए था कि इस इलाके में हालात इंतहाई तशवीशनाक हद तक संगीन हो चुके थे। मडघाट पर फौजी एमुनेशन की ट्रेन की तबाही के बाद द्वारका का मशहूर गोला बारूद के जखीरे का तबाह हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि अहमदाबाद में रॉ के चीफ को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिल्ली में तलब कर लिया था। लेकिन कहते हैं कि आदमी कितना ही अक्लमंद और होशियार क्यों न हो, ये उसकी फितरत में है कि गलती करे। हालात का तकाजा यही था कि मैं मिस्टर पांडे के बंगले से निकल जाता, लेकिन मैं इस ख्याल से वहां बैठा रहा कि शायद मुझे कोई और खुफिया इत्तलात मिल जाएं, क्योंकि इन दिनों रॉ की खुफिया तंजीम की जानिब से इंडिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का एक ख़तरनाक प्रोग्राम बनाया था। मैं इस पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को शुरू होने से पहले ही तबाह कर देना चाहता था, और उसके बारे में मुझे सबसे मुस्तनद इत्तलात मिस्टर पांडे के घर से ही मिल सकती थी, क्योंकि उन दिनों रॉ की खुफिया तंजीम की जानिब से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का एक ख़तरनाक प्रोग्राम बनाया था। मैं इस पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को शुरू होने से पहले ही तबाह करना चाहता था, और इसके बारे में मुझे सबसे मुस्तनद इत्तलात मिस्टर पांडे के घर से ही मिल सकती थी। इस हकीकत की मैं एक बार फिर जहाँ वजाहत कर दूँ कि मैं पाकिस्तानी ज़रूर था, मगर मुझे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जासूसी करने नहीं भेजा गया था। मैं पाकिस्तान से कश्मीरी मुजाहिदीन की जद्दोजहद आज़ादी से अपनी मोहब्बत और अपने वालिद साहब की वसीयत को पूरा करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुआ था। मेरे वालिद साहब बिस्तर मर्ग पर थे। वो मशरकी पंजाब के आग और खून के समंदर से मुझे और मेरी छोटी बहन कुलसूम को लेकर अपने गांव से पाकिस्तान की तरफ चले थे। काफिले पर हिंदुओं के जुत्थे ने हमला कर दिया। हम छोटे थे। वालिद साहब हम दोनों को लेकर खेतों में दौड़ पड़े। एक सिख ने तलवार लेकर हमारा पीछा किया। उसने मेरी छोटी बहन कुलसूम की गर्दन पर तलवार मारी। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और वो वहीं शहीद हो गई। वालिद साहब किसी न किसी तरह अपनी और मेरी जान बचाकर पाकिस्तान पहुंच गए। वो अपनी बेटी और मेरी छोटी बहन कुलसूम को याद करके रोया करते थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो कश्मीर में आज़ादी की जंग तेज हो रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी करो। पहली ख्वाहिश यह है कि जहां तुम्हारी बहन कुलसूम शहीद हुई थी वहां जाकर फातिहा पढ़कर मेरी बेटी की रूह को सवाब पहुंचाओ, और दूसरी ख्वाहिश यह है कि जहाद कश्मीर में शरीक होकर अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर कुफार के खिलाफ जंग लड़ो, और जब कश्मीर आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर कह देना कि मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है। मेरे वालिद साहब की यही 2 ख्वाहिशें थी जिन्हें पूरा करने के लिए मैंने कमांडो की ज़बरदस्त ट्रेनिंग ली, हाई एक्सप्लोसिव्स की तरबियत ली और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताफिरों के खिलाफ सीना सुपर हुआ। यही मेरा मिशन था। इंडिया में आकर मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान दुश्मन रॉ की खुफिया तंजीम सरकारी सतह पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के मंसूबे बना रही है, और पाकिस्तान में उसके एजेंटों ने तखरीबकारी शुरू भी कर दी है। चुनाचे मैंने जहाद कश्मीर में शिरकत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में इस मिशन को भी शामिल कर लिया कि इंडिया में रहकर मैं बदनाम ज़माना भारतीय रॉ के पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबों को बर्बाद करने की हर तरह कोशिश करूंगा, खा मुझे इसमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इतने में मिस्टर पांडे की हसीन बेटी मीनाक्षी मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आई। उसने रेशमी साड़ी का पल्लू कमर के साथ बांध रखा था। वो मेरे लिए कचौरियां भी बना कर लाई थी। गुरुजी पता नहीं मेरी बनाई हुई कचौरियां आपको पसंद आएंगी भी या नहीं। वो कॉफ़ी बनाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी तुम जो बनाओगी वो मुझे पसंद है। वो शर्मा गई। कभी कभी मैं उसे खुश करने के लिए ऐसी बातें कर लिया करता था। ऊपर से तो मैं इस किस्म की शोखी की बातें कर रहा था, लेकिन दिल में एक गड़बड़ सी लगी हुई थी।
बार बार मेरा ध्यान उस खुफिया सर्विस वाले आदमी की तरफ जाता था जिसने मेरे दूसरी मंजिल वाले कमरे की तरफ निगाह उठाकर देखा था, फिर दरख्तों के नीचे बैठे हुए अपने दूसरे साथियों से कोई बात की थी और एक तरफ चल दिया था। कहीं ये लोग मेरी वापसी के इंतजार में तो नहीं थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें मेरे कश्मीरी कमांडो होने का यकीन हो गया हो और मुझे वापस बंगले में आता देखकर वो आदमी फोन पर खुफिया पुलिस चीफ को इत्तला देने गया हो। उस वक्त अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इस बंगले से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है मैंने अपने दिल के इस ख्याल पर कोई तवज्जो न दी। और फिर खूबसूरत मीनाक्षी जो वाकई दिल से मुझे मोहब्बत करती थी वो मेरे सामने बैठी थी और कचौरी की प्लेट मेरे सामने पेश कर रही थी। गुरुजी लीजिए ना। मैंने कचौरी उठाई और खाने लगा। कचौरी वाकई बड़े मजेदार थी। मीनाक्षी ने कॉफी की प्याली मेरे आगे रखी और साड़ी का पल्लू खोलती हुई टेलीफोन की तरफ बढ़ी। मैं पिताजी को बताती हूँ कि गुरुदेव आ गए हैं। टेलीफोन उसने गोद में रख लिया और बार बार कोई नंबर डायल करने लगी। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे नंबर मिल गया। हेलो, मैं मीनाक्षी पांडे अहमदाबाद से बोल रही हूँ। प्लीज मिस्टर गोकुलदास पांडे से मेरी बात करवा दीजिए, मैं उनकी पुत्री हूँ। जी जी यस। उसके बाद मीनाक्षी अंग्रेजी में बात करने लगी। मैं कॉफी पीते हुए उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। वो अंग्रेजी में कह रही थी, प्लीज कोशिश करें, मुझे डैडी से एक जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से जो कोई भी बोल रहा था मीनाक्षी उसे सुनने लगी। फिर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने टेलीफोन रखते हुए कहा, डैडी से बात नहीं हो सकती, वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के कमरे में बैठे हैं। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, मीनाक्षी जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा फिर तुम फिक्र क्यों करती हो। मीनाक्षी ने कहा, मैं पिताजी को आपके बारे में बताना चाहती थी, वो बड़े खुश होते, उनका हौसला बढ़ जाता। हो सकता है वो आपसे भी बात कर लेते, मगर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के ब्यूरोक्रेट्स बड़े संगदिल हैं। मेरे सिर्फ कान मीनाक्षी की बातें सुन रहे थे, दिल कुछ और सोच रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल के अंदर थी। मैंने मीनाक्षी से पूछा, यहाँ कहीं मेरा सिगरेटों का पैकेट तो नहीं पड़ा हुआ। मेरा दिल सिगरेट के धुएं में अपना जहनी खलफिशार को तहलील करना चाहता था। उस वक्त मेरी जेब में सिगरेट नहीं थे। द्वारका मिशन पर मैंने जानबूझकर अपने साथ सिगरेट नहीं रखे थे। मीनाक्षी जल्दी से बोली, हाँ गुरुजी, आपका पैकेट मुझे एक कमरे की सफाई करते मिला था, मैंने संभाल कर रख लिया। वो दौड़कर अलमारी की तरफ गई, उसके दराज में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर ले आई। माचिस भी साथ ही थी। मैंने सिगरेट लगा लिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। मेरी सारी तवज्जो शीशे की दीवार पर गिरे हुए पर्दे पर थी। मैंने मीनाक्षी से कहा, ये पर्दा क्यों गिराया हुआ है, बाहर की रोशनी अंदर आनी चाहिए। मैंने करीब जाकर पर्दा एक तरफ हटा दिया और कोने में खड़े होकर बाहर देखा। बंगले के सामने दरख्तों में वही दो खुफिया पुलिस वाले बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। तीसरा आदमी जो जा चुका था अभी तक वापस नहीं आया था। मैं दीवार से हटकर मीनाक्षी के पास बैठ गया। वो बोली, गुरुजी क्या बात है, आप कुछ थके थके से नजर आ रहे हैं, आपने बड़ा लंबा सफर किया है, आप आराम करें, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। मैंने हाथ के इशारे से कहा, ठीक है। वो हाथ बांधकर मुझे नमस्कार कहकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर उठा और शीशे की दीवार के कोने में खड़े होकर बाहर देखने लगा। बज़ाहिर वहां कोई भी तशवीश वाली बात नहीं थी। खुफिया सर्विस वाले आदमी बेंच पर बैठे थे, वो वहां बैठे ही होते हैं। उनका एक आदमी उठकर चला गया था, जाहिर है उसे कोई काम याद आ गया होगा और वो चला गया। फिर मेरे दिल को किस बात की बेचैनी थी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हकीकत ये थी कि मेरा दिल मुझे एक आने वाले इंतहाई खतरनाक हादसे से आगाह कर रहा था, मगर उसके इशारे मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। द्वारका से लेकर अहमदाबाद तक मतला अबरालूद चला रहा था। यहाँ भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और लगता था किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। मैं अभी तक साधुओं वाले लिबास में था। कमर के साथ रुमाल में 6 छोटे टाइम बम प्लास्टिक में मौजूद थे। बादलों की वजह से दोपहर के बाद रोशनी शाम होने से पहले ही सुरमई सी हो गई थी। मैं शीशे की दीवार के पास खड़ा गेट के सामने वाले मंजर को देख रहा था। दोनों खुफिया पुलिस के आदमी बेंच पर बैठे बीड़ियां सिगरेट पी रहे थे। मेरे देखते देखते एक आदमी किसी तरफ से निकल आया और उन आदमियों के पास चाय के 2 शीशे के गिलास रख कर चला गया। वो दोनों चाय पीने लगे और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगे। मैंने अपने आप से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुझे खामखा का वहम हो रहा है कि जहां मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। मैंने पर्दा बराबर कर दिया। पर्दा गिराने से कमरे में अंधेरा सा छा गया। मैं सोफे पर बैठने की बजाय दीवान पर नीम दराज होकर सिगरेट पीने लगा और सोचने लगा कि मेरा मिशन इंतहाई कामयाब हुआ है। अब मुझे मिस्टर पांडे से रॉ के पाकिस्तान दुश्मन मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी, ताकि इससे पहले कि कोई तखरीबकारी पाकिस्तान में हो उसे यहीं खत्म कर दिया जाए। मुझे सीढ़ियों वाले छोटे बरामदे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, मीनाक्षी छोटे छोटे कदम उठाती मेरे कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने साड़ी तब्दील कर ली थी और अब सिर्फ बादामी रंग की रेशमी पतलून और उसी रंग के खुले गिरबान वाली कमीज पहन रखी थी। उसके आते ही कमरे में आला तरीन परफ्यूम की खुशबू फैल गई। मैं दीवान पर उसी तरह लेटा रहा। मुझे मालूम था कि वो मुझसे दीवानावार प्यार करती है और मेरी तरफ से किसी किस्म की पेशकदमी न होने के बावजूद कभी कभी मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर लेती है। मैंने उसे इसकी इजाजत दे रखी थी।
और उसके जज्बात को एक खास हद तक जाने की इजाज़त दे दिया करता था। वो मेरे दीवान के पास आकर कालीन पर बैठ गई